लेट अस नाउ लर्न अबाउट रेडिएशन। हमने देखा था कि कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में हमें ट्रांसपोर्ट मीडियम के रूप में मटेरियल की नीड होती है। इन मेथड्स में वैक्यूम में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है बिकॉज वैक्यूम में कोई पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वैक्यूम में एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस पर हीट ट्रांसफर रेडिएशन से होती है। रेडिएशन में सोर्स या रिसीवर का मूवमेंट नहीं होता है। में सन से अर्थ पर जो हीट मिलती है वो रेडिएशन के फॉर्म में ही मिलती है। इस मेथड में एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसफर होती है एंड इस एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ ऑक्सिलेट करती है एंड वैक्यूम में इन वेव्स की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी कि लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। सभी बॉडीज रेडिएंट एनर्जी एमिट करती हैं, चाहे वह सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। यदि कोई बॉडी अपने टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है तो इसे थर्मल रेडिएशन कहते हैं। रेड हॉट आयरन से प्राप्त रेडिएशन एंड फिलामेंट लैम्प से प्राप्त लाइट थर्मल रेडिएशन का ही एग्जाम्पल है। जब यह थर्मल रेडिएशन किसी बॉडी पर पड़ता है तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है एंड कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। किसी भी बॉडी द्वारा रेडिएशन से एब्जॉर्ब्ड हीट का अमाउंट बॉडी के कलर पर डिपेंड करता है। ब्लैक बॉडीज लाइटर कलर की बॉडी से बेटर रेडिएंट एनर्जी एमिट करती हैं एंड एनर्जी एब्जॉर्ब भी बेटर ही करती हैं। बच्चों, आप सब बचपन से पढ़ते आए हैं कि गर्मी के मौसम में हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ब्लैक कलर के कपड़े हमें विंटर्स पे पहनने चाहिए। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे क्या आप इसको आंसर कर सकते हैं? आप सबने सही सोचा होगा। लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो हीट एनर्जी कम एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी एमिट भी कम ही करेंगे। तो जब गर्मी का मौसम होता है तो ये कपड़े गर्म आसानी से नहीं होते और इसके कारण हमारी बॉडी कूल रहती है। ब्लैक कलर के जो कपड़े हैं वो सन की हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएंगे। इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाएगा, हमें ज्यादा गर्मी लगने लगेगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो ज्यादातर लाइट कलर के कपड़े पहन के खेलते हैं, जिससे उनके कपड़े सन की हीट कम एब्जॉर्ब करें और जो बॉडी की जो हीट है वो अच्छे से रेडिएट भी हो सके। अब हम थर्मोस बॉटल की फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। यह बॉटल में फिल्ड कंटेंट एंड सराउंडिंग के बीच हीट ट्रांसफर को मिनिमाइज करती हैं। देखते हैं किस तरह से इसको मिनिमाइज किया जाता है। इसमें डबल वॉल्ड ग्लास वेसल होता है जिसकी इनर एंड आउटर वॉल्स सिल्वर से कोटेड होती हैं। इस कारण से इनर वॉल रेडिएशन को वापस कंटेंट को रिफ्लेक्ट कर देता है एंड सिमिलरली आउटर वॉल बाहर से आने वाली सारी रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देता है। दोनों वॉल के बीच में जो स्पेस होती है वो इवैक्यूएटेड होती है, दैट इज वैक्यूम से बनी होती है। ये इसलिए होता है कि इनर वॉल और आउटर वॉल के बीच में कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर मिनिमाइज किया जा सके। और ये ग्लास ट्यूब जो है इसको भी एक इंसुलेटेड सपोर्ट दैट इज विच इज मेड अप ऑफ कॉर्क पे रखा जाता है। यह इसलिए करते हैं जिससे कि इस ग्लास ट्यूब का कॉन्टैक्ट विद आउटर पार्ट ऑफ द बॉटल मिनिमाइज्ड रहे। अब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि किसी भी टेम्परेचर पर रेडिएशन में स्मॉल से लेकर लॉन्ग सभी वेवलेंथ्स होती हैं, यानी कि यह एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। अब यदि रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ, जिसे हम स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी भी कहते हैं, का वेवलेंथ के साथ कर्व बनाए तो वह कुछ इस प्रकार से दिखता है जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि यह कर्व टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी होता है। तो बच्चों, अब हम एक सिमुलेशन देखेंगे। उस सिमुलेशन में आपको इन चीजों को ऑब्जर्व करना है। तो सिमुलेशन में सबसे पहले हम एक सोर्स है उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे। तो आपको देखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ
जो सोर्स है उसका कलर कैसे चेंज होता है। आपको ये भी देखना है कि जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है उसका शेप कैसे चेंज हो रहा है, एंड आपको देखना है कि किस वेवलेंथ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलती है इस ग्राफ के अंदर, और यह भी देखना है कि जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है वो कैसे वेरी हो रही है। तो बच्चों, सिमुलेशन को देखते हैं। सिमुलेशन में टेम्परेचर यहां पे आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट यहां पर आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी यहां पे व्हाइट डॉट से दिखेगी आपको, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आपको नीचे इस एक्सिस पे दिखेगी। ठीक है, तो इस सिमुलेशन को स्टार्टिंग से देखते हैं एंड देखते हैं कि अर्थ, लाइट बल्ब, सन एंड सीरियस ए विच इज ऑल्सो अ स्टार, उसके लिए ग्राफ किस तरीके से वेरी करता है। अब हम देखते हैं कि ये टेम्परेचर के साथ किस प्रकार चेंज होता है। यहां पर हम देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर 3000 केल्विन किया जाता है तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी 0.966 माइक्रोमीटर पर मिलती है, एंड टेम्परेचर जब 5800 केल्विन हो जाता है तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हमें 0.5 माइक्रोमीटर मिलती है। तो देख सकते हैं कि ये डिक्रीज हो गई है। ऊपर देख सकते हैं सोर्स का कलर भी कैसे चेंज हो रहा है। अब अगर हम सीरियस ए स्टार के लिए देखें जिसका टेम्परेचर 10,000 केल्विन होता है, तो उसके लिए देख सकते हैं हम लोग कि स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी ग्राफ के स्केल से बाहर चली गई, इट इज एक्सट्रीमली हाई, पर उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है वो हमें दिख सकती है यहाँ पे 0.290 माइक्रोमीटर। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया वैसे वैसे वेवलेंथ डिक्रीज होती गई, एंड द कलर ऑफ द सोर्स चेंजेस फ्रॉम रेड टू येलो टू ब्लू। तो अब जो स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स देखे तो पहला क्वेश्चन था डिस्क्राइब द चेंज इन द कलर ऑफ द सोर्स, तो हम बोलेंगे द सोर्स गेट्स ब्लूअर, इट वाज रेड, इट चेंजेस टू येलो एंड हाईएस्ट टेम्परेचर पे इट वाज ब्लू। सेकेंड क्वेश्चन था डिस्क्राइब द चेंज इन द शेप ऑफ द ग्राफ, तो द ग्राफ इज टॉलर एट ऑल वेवलेंथ्स एंड पीक्स फर्दर टू द लेफ्ट, दैट मीन्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा था एंड उसकी पीक ऊंची होती जा रही थी धीरे धीरे। थर्ड क्वेश्चन था हाउ डज द वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी चेंजेस, सो इट इज सिंपल, द पीक शिफ्ट्स टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ्स। हमने देखा था स्टार्टिंग में वेवलेंथ थी 0.966 माइक्रोमीटर, उसके बाद वो 0.5 माइक्रोमीटर हुई, एंड लास्ट में फॉर सीरियस ए स्टार इट बिकेम 0.290 micrometer. So we can say that if there is increase in temperature, then there will be decrease in wavelength. Lambda m वही wavelength है जिस पर maximum spectral power density मिलती है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से लैम्डा m एंड t के बीच रिलेशन लिखा जा सकता है जो कि होता है लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू बी। बी यहां पर एक कांस्टेंट है जिसे वीन्स कांस्टेंट कहते हैं, एंड इसकी वैल्यू 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होती है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसीलिए आयरन रॉड को हीट करने पर वह पहले डल रेड होती है, फिर रेडिश येलो एंड फाइनली येलोइश व्हाइट कलर की हो जाती है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से ही हम सेलेस्टियल बॉडीज लाइक मून, सन एंड अदर स्टार्स के सरफेस के टेम्परेचर भी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर मैं बोलूं आप एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और आपने 2 स्टार देखे, एक स्टार का कलर आपको ब्लू दिखा एंड एक का कलर आपको रेड दिखा, तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा स्टार ज्यादा हॉट होगा? सोचिए, इसका जवाब है द ब्लू स्टार इज हॉटर देन अ रेड स्टार, और यह हमें मिलता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। होता यह है जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते हैं वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की वेवलेंथ को मेजर करते हैं। जब वो वेवलेंथ मेजर करते हैं तो उसको वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में
पुट करते हैं और उससे हमें सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर पता चल जाता है। सो अगर रेड स्टार है तो उसकी वेवलेंथ आएगी ज्यादा, और ब्लू स्टार है तो उसकी वेवलेंथ जो आएगी वो शॉर्ट आएगी। शॉर्ट वेवलेंथ मीन्स ज्यादा टेम्परेचर होगा, सो ब्लू स्टार इज हॉटर देन अ रेड स्टार। अब हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को पढ़ते हैं। इस लॉ के अनुसार एक परफेक्ट रेडिएटर बॉडी के लिए एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू A इंटू सिग्मा T रेज टू द पावर 4। A यहां पर एरिया ऑफ बॉडी है एंड T बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सिग्मा को स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 वॉट मीटर -2 केल्विन -4। हमें पता है कि मोस्टली बॉडीज परफेक्ट रेडिएटर नहीं होती हैं, वे केवल एक फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ही रेडिएट एमिट कर पाती हैं। तो इनके लिए एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम होगा H इज इक्वल टू E टाइम्स A सिग्मा T रेज टू द पावर 4। E को एमिसिविटी या एबिलिटी टू रेडिएट कहते हैं। यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है एंड परफेक्ट रेडिएटर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। अब सपोज एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है और उसको सराउंडिंग में रखा है जिस सराउंडिंग का टेम्परेचर है TS, तो यह बॉडी हीट एमिट भी कर रही होगी और हीट एब्जॉर्ब भी कर रही होगी फ्रॉम दी सराउंडिंग। तो इस बॉडी का जो नेट हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम होगा उसको हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू E इंटू सिग्मा A इंटू T रेज टू दी पावर 4 माइनस TS रेज टू दी पावर 4। यहां पे TS इज टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एंड T इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो चलिए अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहां पे एक टंगस्टन फिलामेंट गिवन है और इस टंगस्टन फिलामेंट का जो टेम्परेचर है वो 3160 केल्विन है एंड उसकी एमिसिविटी दी हुई है। हमें फाइंड आउट करना है इस टंगस्टन फिलामेंट का सरफेस एरिया, और दिया हुआ है कि जो लैंप है विच इज मेड अप ऑफ दिस टंगस्टन फिलामेंट, उसके लिए H की वैल्यू की है गिवन है 28 वॉट्स। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो को 3 मिनट्स के लिए पॉज करना है और आपको इस टंगस्टन फिलामेंट का जो सरफेस एरिया है उसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जो लैंप है उसका टेम्परेचर 3160 केल्विन है, एमिसिविटी 0.5 है, सरफेस एरिया हमें निकालना है और जो फिलामेंट है उससे मिलने वाली एनर्जी हमें दे रखी है 28 वॉट। कन्वेक्शन एंड कंडक्शन से जो हीट ट्रांसफर होगा और हीट लॉस होगा दैट इज नेग्लिजिबल। सो हम लिखेंगे H इज इक्वल टू सिग्मा E AT रेज टू द पावर 4। H हमें पता है यहाँ पे 28 है, सिग्मा हमें दिया हुआ है, E भी दिया हुआ है 0.5, A निकालना है एंड T की वैल्यू भी दी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एरिया आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए बच्चों एनर्जी एमिशन पर एक और प्रॉब्लम करते हैं। एक ब्लैक बॉडी है जो कि पावर P से रेडिएट कर रही है एंड मैक्सिमम रेडिएशन जो होता है वो लैम्डा नॉट वेवलेंथ पर होता है। थोड़े टाइम बाद इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर देते हैं सच दैट जो मैक्सिमम रेडिएशन होता है वो अब 3 लैम्डा नॉट बाय 4 वेवलेंथ पर होता है। तो हमें जो पावर है एट दिस न्यू वेवलेंथ वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सपोज जो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट हो रही है वो वेवलेंथ लैम्डा नॉट पे है, तो टेम्परेचर उस समय पे हमने T नॉट अज्यूम कर लिया है। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हम लिख सकते हैं लैम्डा नॉट इंटू T नॉट इज इक्वल टू B। अब सपोज न्यू टेम्परेचर T1 हो गया है जिस समय वेवलेंथ 3 लैम्डा नॉट बाय 4 है, तो इस टेम्परेचर के लिए भी हम लिख सकते हैं 3 लैम्डा नॉट बाय 4 इंटू T1 इज इक्वल टू B एंड दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू T नॉट। तो यहां से हम T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं 4 T नॉट बाय 3। अब हम स्टीफन्स लॉ यूज करते हैं। स्टीफन्स लॉ से हमें पता है P और H
is directly proportional to t raised to the power 4. So p at lambda नॉट is equal to p हमें दिया हुआ है lambda नॉट वेवलेंथ पे जो पावर है वो, and it should be equal to k into t नॉट raised to the power 4. अब न्यू वेवलेंथ 3 लैम्डा नॉट बाय 4 के लिए पावर लिखेंगे तो उसको लिख सकते हैं p 3 लैम्डा नॉट बाय 4 इज इक्वल टू k टाइम्स t1 रेज टू द पावर 4. t1 की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम देख सकते हैं दैट न्यू पावर इज 256 अपॉन 81 टाइम्स p. सो पावर एट न्यू वेवलेंथ इज 256 upon 81 p, which is the power at wavelength lambda naught. Therefore, option A is the right option. चलिए बच्चों, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं. सनलाइट से जो अर्थ पे एनर्जी आती है उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है वापस एंड कुछ पार्ट हमारा अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है. तो जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होती है उसको अर्थ वापस री रेडिएट करता है एज हीट. तो जब ये री रेडिएट करता है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कि CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारी गैसेस इस हीट को ट्रैप कर लेती हैं या एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है. कुछ कॉमन ग्रीन हाउस गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 दैट इज मीथेन, N2 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता या हमारे एटमॉस्फेयर में ये गैसेस नहीं होती तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता. सो दैट मीन्स ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के लिए और अर्थ के ऊपर लाइफ सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट भी है. पर क्योंकि ये गैसेस की मात्रा बढ़ गई है तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम चालू हो गई. टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग गया है, जिसके कारण ह्यूमन लाइफ, प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ सबको खतरा होने लग गया है. इस टेम्परेचर राइज के कारण ग्लेशियर्स बहुत ही रैपिड पेस से मेल्ट हो रहे हैं. इस मेल्टिंग के कारण जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है एंड सिटीज की जो कोस्ट लाइन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गई हैं. कुछ समय बाद बहुत सारे सिटीज का कुछ पार्ट सी के अंदर सबमर्ज हो जाएगा. तो बच्चों, आप इस पृथ्वी के संरक्षक हैं और आपको इस पृथ्वी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ही सूझबूझ और समझदारी से उपयोग करना चाहिए. चलिए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. आप जानते हैं कि जब हम हॉट वाटर या हॉट कप ऑफ टी को टेबल पर रख दें तो वह कुछ देर के बाद कूल हो जाता है. अब सपोज एक कप ऑफ टी रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर है T2 और जो सराउंडिंग स्पेस है उसका टेम्परेचर है T1. हमें पता है क्योंकि चाय गर्म है तो हम कह सकते हैं T2 विल बी ग्रेटर देन T1, दैट इज सराउंडिंग के टेम्परेचर से चाय का टेम्परेचर ज्यादा होगा. कुछ देर बाद चाय का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल ही हो जाएगा, दैट इज T2 इज इक्वल टू T1. क्योंकि चाय हीट लूज करेगी तो हीट लूज करके इट विल कम टू अ टेम्परेचर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा. तो थोड़े टाइम के बाद जब T2 इज इक्वल टू T1 हो जाएगा तो सराउंडिंग एंड कप ऑफ टी के बीच में हीट एक्सचेंज बंद हो जाएगा. यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि चाय के गर्म होने के कारण जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो T1 ही रहेगा. अभी तक आप पढ़ रहे थे कि जब भी एक हॉट बॉडी को एक कूल बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो टेम्परेचर चेंज हो जाता था. क्योंकि हमारे सिस्टम के कंपैरिजन में सराउंडिंग बहुत बड़ी है इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. तो बच्चों, अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी देर में कूल होके चाय के कप का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा. इन सब क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक कैलोरीमीटर में कुछ हॉट वाटर लेते हैं, थर्मोमीटर से इसका इनिशियल टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं. माना कि यह टेम्परेचर T2 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T1 है. अब वाटर को जेंटली स्टिर करते हैं एंड
एक स्टॉप वॉच को स्टार्ट करते हैं एंड एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद थर्मोमीटर की रीडिंग्स को नोट करते हैं। हम देखते हैं कि T2 की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती है। अब डेल्टा टी यानी कि T2 माइनस T1 को y एक्सिस एंड डेल्टा टी के कॉरिस्पॉन्डिंग टाइम को x एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें मिलेगा कि इनिशियली कर्व का स्लोप बहुत हाई है एंड टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ स्लोप भी डिक्रीज होता है। इसका मीनिंग है कि रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर डिक्रीज होने पर डिक्रीज होती है। अब यदि किसी बॉडी का मास m एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s हो एंड इसका टेम्परेचर T2 और सराउंडिंग का टेम्परेचर T1 हो तो इस बॉडी की रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि हम लिख सकते हैं माइनस dQ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। नेगेटिव साइन यहां रेट ऑफ कूलिंग को बता रहा है। अब डेल्टा टी को हम T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाने पर माइनस dQ/dt इज इक्वल टू K टाइम्स T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। K यहां पर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है जो कि बॉडी के सरफेस एरिया एंड नेचर पर डिपेंड करता है। इसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं एंड दिस लॉ होल्ड्स गुड ओनली फॉर स्मॉल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अब यदि dt टाइम में बॉडी का टेम्परेचर स्मॉल अमाउंट dT2 से डिक्रीज होता हो तो लॉस ऑफ हीट dQ को ms इंटू dT2 लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करने पर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हम लिख सकते हैं dQ/dt इज इक्वल टू ms dT2/dt लिख सकते हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले जो इक्वेशन 1 लिखी थी दैट इज माइनस dQ/dt इज इक्वल टू K टाइम्स T2 माइनस T1, इसमें से dQ/dt की वैल्यू रख दें तो हमें मिलेगा dT2/dt इज इक्वल टू माइनस K अपॉन ms इंटू T2 माइनस T1। K अपॉन ms एक कांस्टेंट है, इसे कैपिटल K लिख देते हैं एंड इक्वेशन dT2 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस K dt को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाती है T2 इज इक्वल टू T1 प्लस C e रेज टू द पावर माइनस KT। यहां पर C एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है एंड K की वैल्यू है दैट इज कैपिटल K की वैल्यू है K अपॉन ms। इस इक्वेशन से हम एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर के थ्रू किसी भी बॉडी का टाइम ऑफ कूलिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक और एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को वेरीफाई करते हैं। एक कॉपर कैलोरीमीटर में हॉट वाटर रखते हैं एंड इस कैलोरीमीटर को एक डबल वॉल्ड वेसल के अंदर रख देते हैं। इस डबल वॉल्ड वेसल में भी वाटर है एंड यह सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज कर सकता है, इसलिए इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल होगा। यहां पर हम सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं एंड कैलोरीमीटर के अंदर जो हॉट वाटर है उसे कूल होने देते हैं। नाउ आफ्टर एवरी मिनट T2 मेजर करते हैं एंड ln ऑफ T2 माइनस T1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब इस टेबल की हेल्प से ln ऑफ T2 माइनस T1 वर्सेस टाइम के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। यह ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसकी स्लोप नेगेटिव है। इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके हम लिख सकते हैं ln ऑफ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस KT प्लस c। इसे फर्दर सॉल्व करने पर हम लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1 प्लस C e रेज टू द पावर माइनस KT। यह न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन ही है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक की समरी। इस टॉपिक में हमने सबसे पहले पढ़ा 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। फिर हमने रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ बार ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A पढ़ा कि कैसे उसमें हीट फ्लो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में पढ़ा, लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू बी।
फिर हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा, दैट इज हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम, एंड लास्ट में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में पढ़ा। अब आपको अपनी एनसीईआरटी एंड अवंती वर्कबुक के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट्स, और सराउंडिंग का टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें पता करना है कि ये बॉडी और कितना टाइम लेगी टू कूल डाउन टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की डिफरेंशियल फॉर्म पता है, दैट इज dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स टी माइनस टी नॉट, और टी नॉट होता है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जो कि यहाँ पे हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। अब अगर टी नॉट की वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय टी माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स इंटीग्रल ऑफ dt। अब हमें 50 डिग्री टू 40 डिग्री आने का टाइम पता है, तो हम लिमिट्स पुट करें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी। इंटीग्रेट करेंगे एंड लिमिट्स डाल देंगे तो हमारे पास यह इक्वेशन आएगी। यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, सो हम लिख पाएंगे ln ऑफ 20 बाई 30 इज इक्वल टू माइनस 5k। नेक्स्ट हम 40 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के लिए टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो जो अभी हमने प्रीवियस इक्वेशन लिखा था उसी के अंदर अगर हम न्यू लिमिट्स डाल दें 40 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए और उसके लिए टाइम फाइंड आउट करें तो इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगी। लिमिट्स पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा ln ऑफ 10 बाई 20 इज इक्वल टू माइनस KT। अब हमने पहले जो इक्वेशन 1 निकाली थी जिसमें हमने k की वैल्यू निकाली थी, उस इक्वेशन 1 से अगर हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा t बाई 5 इज इक्वल टू ln ऑफ 10 बाई 20 अपॉन ln ऑफ 20 बाई 30। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 5 टाइम्स माइनस log 2 अपॉन log 2 बाई 3। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ऊपर की इक्वेशन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों ln के फॉर्म में है, तो उसको हम log के फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें log 2 एंड log 3 की वैल्यूज दे रखी हैं, उसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास t आ जाएगा 8.4 मिनट्स। दैट मीन्स ये 8.4 मिनट्स और लेगा टू कूल डाउन फ्रॉम टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज आवर आंसर। So time taken for cooling from 40 degree centigrade to 30 degree centigrade is 8.4 minutes.